हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करने जा रहे हैं PYQ नंबर 12। आज हम लर्नर और लर्निंग के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एचपी में कंडक्ट होने वाला है आपका पीजीटी कमीशन, जिससे रिलेटेड हम 20 मार्क्स का बीएड पोर्शन कवर कर रहे हैं। तो आज उसी से रिलेटेड आपकी PYQ सीरीज़ है लर्नर और लर्निंग से रिलेटेड, यानी कि जो शिक्षार्थी है और जो आपका अधिगम है उससे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें से हमारा सिर्फ एक पार्ट बचेगा जिसके अंदर की इसमें हमने थ्योरीज की जो बात की थी, क्लासिकल कंडीशनिंग, ये सारी मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं इसमें से आने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करवाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की द ZPD इज, वाइगोस्की के अनुसार ZPD क्या है? ठीक है, फर्स्ट है रेंज ऑफ स्किल दैट स्टूडेंट कैन मास्टर इंडिपेंडेंटली, कि वह कौशल जो विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से सीख सकता है। सेकंड है रेंज ऑफ स्किल दैट अ स्टूडेंट कैन मास्टर विद द हेल्प ऑफ अ मोर नॉलेजेबल अदर। अब क्या है, ये इस तरह का कौशल है जो बच्चा किसी, अगर कोई उसको थोड़ी सी असिस्टेंट दे दे तो उसकी सहायता से वह अपने गोल तक पहुंच सकता है। थर्ड है रेंज ऑफ स्किल दैट अ स्टूडेंट कैन मास्टर विद द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, या एक ऐसी स्किल है या एक ऐसा कौशल है जिसके थ्रू बच्चा है वो एक टाइम पीरियड के दौरान क्या कर सकता है, एक स्किल के ऊपर मास्टरी गेन कर सकता है। एंड फोर्थ है आपका डिफरेंस बिटवीन अ स्टूडेंट एक्चुअल पोटेंशियल लेवल ऑफ द डेवलपमेंट। तो इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, ये आपने बताना है। तो जो ये लास्ट वाली ऑप्शन है इसके अंदर आ जाना था आपका एक्चुअल एंड द पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आना था आपका एक्चुअल एंड, ठीक है, यहाँ पर ये कुछ नहीं है, यहाँ पर एंड आना था, एक्चुअल एंड पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि एक छात्र के विकास से वास्तविक और संभावित स्तर के बीच के अंतर को हम ZPD कहते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगर हम बात करें आपके वाइगोस्की की, तो वाइगोस्की को सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट माना जाता है। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट इनको माना जाता है। तो इन्होंने क्या कहा था, जो बच्चे हैं उनके लिए 3 एस्पेक्ट्स जरूरी है, कल्चर, सोसाइटी एंड लैंग्वेज। ठीक है, जो बच्चे हैं वो कल्चर से चीज़ें सीखते हैं, सोसाइटी से चीज़ें सीखते हैं और लैंग्वेज के थ्रू चीज़ों को सीखते हैं। तो आई होप आपको इसके बारे में यहाँ से पता चल गया होगा कि इन्होंने किसकी बात की थी। तो इन्होंने बात की थी सोशल लर्निंग के बारे में, और इनको इनकी थ्योरी को सोशल कल्चर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम करें ZPD की बात, जिसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि ZPD क्या है, ठीक है, तो ZPD क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट द चाइल्ड नीड हेल्प फ्रॉम अ मोर नॉलेजेबल पर्सन टू डू। मतलब क्या हो गया कि एक डिफरेंस होता है किसके बीच, जो बच्चा इंडिपेंडेंटली गेन कर सकता है। एक होता है जहाँ पर बच्चा क्या करेगा, जैसे कि ये एक बच्चा है, ठीक है, यहाँ तक बच्चे की जो रेंज है वो क्या है कि ये इंडिपेंडेंटली इसको खुद गेन कर सकता है। बट जो यहाँ तक इसको अगर पहुँचना है, इस पोर्शन तक इसको अगर पहुँचना है, तो यहाँ तक इसको पहुँचने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, किसी की असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो उससे ज़्यादा जानता होगा उस चीज़ के बारे में। तो इसी को ही क्या कहा है, इसी को जो हम इनको थोड़ी सी असिस्टेंट प्रोवाइड करवाते हैं, इसको MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल पर्सन की तरह हम देखते हैं। तो ZPD क्या होती है, ZPD एक तरह का ऐसा व्यवहार होता है जहाँ पर हम छात्रों को बताते हैं या छात्रों को थोड़ी सी गाइडेंस देते हैं ना विकास के लिए, कि वो अपने जो गोल है उस तक कैसे पहुँचेंगे। तो हम उनको थोड़ी सी जो सपोर्ट दे रहे हैं यहाँ पर, उस सपोर्ट को हम क्या कहते हैं, स्कैप होल्डिंग कहते हैं। और स्कैप होल्डिंग के बाद ही बच्चे क्या कर सकते हैं, अपने गोल तक पहुँच सकते हैं। तो क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन अ स्टूडेंट एक्चुअल पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो एक छात्र के विकास से वास्तविक और संभावित स्तर के बीच का अंतर, यानी कि जो बच्चा है वो कहाँ तक, यहाँ तक पहुँच सकता है बच्चा एक्चुअल में, ठीक है, यहाँ तक पहुँच सकता है, बट वो पहुँच कहाँ रहा है, वो यहाँ पहुँच रहा है। और इस दोनों के बीच का जो एक डिफरेंस है ना, इसी डिफरेंस को हम क्या कह रहे हैं, इसी डिफरेंस को हम कह रहे हैं ZPD, ठीक है, या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा इसका कंसेप्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स, यानी कि अधिगम का उद्देश्य क्या होता है, या अधिगम हम किसे कहेंगे। फर्स्ट है आपका लर्निंग एक्सपीरियंस को, सेकंड है आउटकम को, थर्ड है एकेडमिक अचीवमेंट को, फोर्थ है आपका इंटेंट लर्निंग आउटकम को। पहला हो गया सीखने के अनुभव को हम लर्निंग कह सकते हैं, या किसी का जो नतीजा है उसको हम अनुभव कहेंगे, अधिगम कहेंगे, या किसी की जो शैक्षणिक उपलब्धि है उसी को हम अधिगम कहेंगे, या इच्छित सीखने के परिणाम को हम क्या कहेंगे,
अधिगम कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4, इंटेंडेंट लर्निंग आउटकम। यानी कि जब हम अपने मन से अपनी इच्छा से चीज़ों को सीखते हैं तो उसी को ही वही क्या होता है, अपनी इच्छा से सीखना ही क्या होता है, लर्निंग का एक गोल होता है, या अधिगम का उद्देश्य होता है, या लर्निंग का ऑब्जेक्टिव होता है। तो लर्निंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, जब इस तरह की इच्छा बच्चों के अंदर पैदा करना कि जो बच्चे हैं वो खुद से सीखे, ठीक है, उनकी जो आउटकम हो उसके लिए वो अपनी इच्छा से चीज़ों को सीखे और उनकी इच्छा के बेसिस पर ही उनकी जो आउटकम है वो निकले, ठीक है, वो हो जाता है लर्निंग का उद्देश्य। नेक्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग इज इम्पॉर्टेंट एज इट। अच्छा, करके सीखना उतना ही महत्वपूर्ण है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग क्यों ज़रूरी है ना। लर्निंग बाय डूइंग क्यों ज़रूरी है बच्चों के लिए। पहला है क्रिएट इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रन, सेकंड है कीप चिल्ड्रन बिजी, थर्ड है हेल्प टू मेंटेन डिसिप्लिन, फोर्थ है प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। तो आपका पहले अगर हम देखें तो बच्चों के अंदर रुचि पैदा करना, या बच्चों को व्यस्त रखना, या बच्चों को अनुशासन बनाए रखना है क्लास के अंदर, या अर्थपूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना। तो लर्निंग बाय डूइंग की जब हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट को क्रिएट करता है, ठीक है, इंटरेस्ट बच्चों के अंदर आएगा। तो बच्चों के अंदर रुचि पैदा करने के लिए हम लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज। सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होता है। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, सिर्फ ज्ञान हासिल करना। सेकंड है पर्सनल एडजस्टमेंट, व्यक्तिगत समायोजन कि हम एनवायरनमेंट के साथ कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, घर में अपने फैमिलीज के साथ कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। या इनकलकेशन ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान का समावेशन करना, या मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर या व्यवहार में संशोधन या परिवर्तन लाना। तो इसका आंसर आई थिंक आप लोगों को सभी को ही पता होगा। तो इसका आंसर होता है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यवहार में संशोधन या परिवर्तन लाना ही क्या होता है, एक तरह से सीखने का एक अर्थ होता है। लर्निंग का मतलब ही क्या होता है कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लॉ ऑफ लर्निंग। जब हम लॉ ऑफ लर्निंग की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम है। फर्स्ट है लॉ ऑफ मोटिवेशन, सेकंड है लॉ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसी, थर्ड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा है आपने ये बताना है। प्रेरणा का नियम है, या व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम है, या अभ्यास का नियम है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो मैंने आपको जब इसके बारे में डिटेल में ये टॉपिक करवाया था तो उस टाइम पे मैंने आपको क्या कहा था, लॉ ऑफ लर्निंग के बारे में मैंने आपको डिटेल में एक एक्सप्लेनेशन दी थी। अगर हम लॉ ऑफ लर्निंग की बात करें तो लॉ ऑफ लर्निंग सबसे पहले किसने दिया है, लॉ ऑफ लर्निंग आपके थॉर्नडाइक ने दिया है। तो किसके द्वारा दिया गया है इसको, थॉर्नडाइक के द्वारा इसको दिया गया है, ठीक है, थॉर्नडाइक ने लर्निंग ऑफ लॉ दिया हुआ है। तो इनकी जो थ्योरी है उसको हम ट्रायल और एरर के नाम से जानते हैं। कौन सी थ्योरी के अंदर इन्होंने इसकी बात की थी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अंदर इन्होंने इसकी बात की थी। तो यहाँ पर इन्होंने 3 बेसिक लॉज की बात की थी या प्राइमरी लॉज की बात की थी। उनमें से एक था हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस। कौन कौन सा था, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन में क्या है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है। तो अगर हम लॉ ऑफ रेडीनेस की बात करें, जब बच्चे क्या होंगे, फिजिकली मेंटली हर तरीके से क्या होंगे, चीज़ों को सीखने के लिए तैयार होंगे, तभी तो वो इजीली चीज़ों को सीख पाएंगे। अगर हम लॉ ऑफ इफेक्ट की बात करें तो कनेक्शन फील होगा। अगर हमें कुछ चीज़ को पढ़कर अच्छा लगा या किसी चीज़ को देखकर अच्छा लगा तो हम बार बार वो चीज़ करते हैं। फिर है आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का नियम। अब क्या होगा कि जब आप बार बार किसी चीज़ की ड्रिल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए ये लॉ जो है वो प्राइमरी लॉ के अंदर आ जाता है और इसी को ही लॉ ऑफ लर्निंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज। अब सीखने का स्थानांतरण क्या है, जब कब कहेंगे हम कि जो लर्निंग है वो ट्रांसफर हो रही है। तो फर्स्ट है कि जब क्या होगा, रिमेम्बरिंग द लर्न थिंग, जब हमें याद आएगी सीखी हुई बातें। सेकंड है यूजिंग द लर्न थिंग एज इट इज, सीखी हुई चीज़ का ज्यों का त्यों उपयोग करना। थर्ड है आपका यूज ऑफ द लर्न थिंग इज अनदर सिचुएशन, यानी कि सीखी हुई चीज़ का दूसरी स्थिति में उपयोग करना। फोर्थ है आपका ट्रांसफर द लर्न थिंग्स टू टेक्स्ट, सीखी हुई चीज़ को टेक्स्ट में स्थानांतरित करना। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हम कब कहते हैं, स्थानांतरण कब होता है लर्निंग का। पहला तो देखो सीखी हुई बात याद रखना, ये तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये फॉरगेटिंग होता है। जब फॉरगेटिंग को ही हम क्या करते हैं, मेमोराइज करके चीज़ों को याद करते हैं। फिर है यूज द लर्न थिंग एज इट इज़, अब सीखी हुई चीज़ को ज्यों का त्यों
करना, तो ये भी नहीं हुआ क्योंकि ये तो प्रैक्टिस करना हुआ कि सीखी हुई चीज़ को हम बार-बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर है सीखी हुई चीज़ का दूसरी स्थिति में उपयोग करना, ये आपका राइट आंसर आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो, अब जब आपने कोई चीज़ सीखी होती है तो आप उसको क्या अनदर सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। जैसे आपको साइकिल चलानी आती है, तो आप जब गाड़ी चलाओगे तो क्या होगा, आपको अच्छे से चीज़ों को बैलेंस करना आ जाएगा। अगर हम मैथ्स की बात करें, अगर आपको मैथ्स अच्छे लगते हैं, मैथ्स की कैलकुलेशन आपको आ जाती है, तो क्या होगा कि आप फिज़िक्स और आपका इकोनॉमिक्स में भी आप अच्छा प्रदर्शन करोगे। तो वो क्या होगी, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी, है ना? कि आप एक लर्निंग जो आपने सीखी है उसको अनदर सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हो। अब है ट्रांसफर द लर्न थिंग टू द टेक्स्ट, तो ये भी नहीं हो सकता है आपका, क्योंकि यहाँ पर सीखी हुई चीज़ को टेक्स्ट में स्थानांतरित करना है। हमने जो सीखा है उसको एक टेक्सचुअल फॉर्म दे देनी है, तो ये भी आपका एप्रोप्रिएट आंसर नहीं आएगा, ठीक है? नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, निम्नलिखित में से किस शिक्षण का स्तर निम्न स्तर कहा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर निम्न स्तर आना था ना, ये निम्न स्तर आना था। वो थोड़ी सी ना टाइपिंग में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मैं फ़ोन पर ही टाइप करती हूँ, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है। बट आपके लिए जो कंटेंट ज़रूरी है वो मैं आपको बता देती हूँ, और इसके साथ साथ जो भी मिस्टेक्स हो जाती है उसको भी मैं करेक्ट कर देती हूँ। तो फर्स्ट है आपका स्मृति स्तर, सेकंड है समझ का स्तर, एंड थर्ड है आपका चिंतनशील शील स्तर, फोर्थ है आपका आत्मविश्लेषण। तो कौन सा हो जाएगा इसमें से लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग हम किसको कहेंगे? मेमोरी लेवल को कहेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल को कहेंगे, रिफ्लेक्टिव लेवल को कहेंगे, या इंट्रोस्पेक्शन कहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, स्मृति स्तर, यानी कि मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल क्या हो जाता है हमारा, लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग आ जाता है स्मृति स्तर। अगर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, चीज़ों को हमने देखा, नॉलेज ली, नॉलेज के बाद हमने उसको समझा, तो वो क्या है, वो हायर हायरार्की में आ जाता है। रिफ्लेक्टिव लेवल तो हमारा हाईएस्ट लेवल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हम चीज़ों को जो हमने पढ़ा है, देखा है, उनको अब हम क्या करते हैं, अपनी थिंकिंग डाल के रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को। इंट्रोस्पेक्शन क्या हो गया कि हम आत्म विश्लेषण करते हैं कि अपने बारे में हमें पता है हमारा क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपकी लोएस्ट कौन सा हो जाएगा इसमें से, मेमोरी लेवल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, लर्निंग इज जनरली कंसीडर लास्टिंग चेंज इन द बिहेवियर बेस्ड ऑन, अब अधिगम को व्यवहार में स्थायी परिवर्तन माना जाता है, यह आधारित है। अब किसके बेसिस पर हम कहते हैं कि जो हमारी लर्निंग है वो क्या है, एक तरह का हमारा स्थायी परिवर्तन है ना, लास्टिंग चेंज है, तो हम किस बेस पे कहेंगे? प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंसेस के बेस पर, प्रैक्टिस एंड चैलेंजेस के बेस पर, चैलेंजेस एंड एक्सपीरियंस के बेस पे, या चैलेंजेस एंड रीइंफोर्समेंट के बेस पे, या अभ्यास एवं अनुभव के बेस पे, या अभ्यास एवं चुनौती के बेस पे, या चुनौती एवं अनुभव के बेस पे, या चुनौती एवं सुदृढ़ीकरण के बेस पर? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर। क्योंकि जो हमारे व्यवहार में चेंजेस आते हैं, या हमारे अंदर जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन होती है, वो क्यों होती है? या तो हम प्रैक्टिस से करते हैं, प्रैक्टिस कर करके हम अपने आप को बेहतर बनाते हैं, या कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में लेते हैं, जिसके बेसिस पर ही हमारे अंदर स्थायी परिवर्तन आ जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है आपका, अरेंज द स्टेप ऑफ लर्निंग। अब लर्निंग के स्टेप्स क्या क्या होते हैं उनको आपने अरेंज करना है। फर्स्ट है मोटिवेशन, प्रेरणा, सेकंड है बैरियर, रुकावट, थर्ड है वेरियस रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, फोर्थ है गोल। तो फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है 1 3 2 4, सेकंड में है 1 2 3 4, फोर्थ में 4 3 1 2, एंड फोर्थ में 2 1 4 3। तो जब मैंने आपसे बात की थी लर्निंग स्टेप की, तो हमने सबसे पहले क्या कहा था, लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, पहले हमारी मोटिवेशन चाहिए लर्निंग के लिए, ठीक है? मोटिवेशन, तो मोटिवेशन किस में आ रहा है, अब हमने ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए मोटिवेशन किस में आ रहा है, फर्स्ट फर्स्ट कौन कौन से ऑप्शन में है आपके पास, फर्स्ट और सेकंड, तो इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा। यहाँ से आपने इस तरह से एक टेक्निक यूज़ करनी है, ठीक है? फिर हमने उसके बाद क्या बोला था, फिर हमने बात की थी वेरियस रिस्पॉन्स की, मतलब कि 3। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि आपका जो फर्स्ट आंसर है वो क्या है, करेक्ट है, क्योंकि पहले आपकी मोटिवेशन आती है, फिर वेरियस रिस्पॉन्स आते हैं, फिर बैरियर आते हैं, और बैरियर के बाद आप उनको जो फाइंड पूरा बैरियर से आप निकल जाते हो, तब आप गोल तक पहुंच जाते हो। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है, डिस्थामिया इज रिलेटेड टू। अब डिस्थामिया किससे रिलेटेड है, फर्स्ट है डिप्रेशन से, सेकंड है नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ, एंड उसके बाद है आपका सेल्फ एस्टीम से, फोर्थ है आपका ऑल ऑफ दी अबव। अगर हम डिस्थामिया की बात करें तो ये क्या है, एक तरह की लर्निंग डिसएबिलिटीज़ है ना, लर्निंग डिसएबिलिटी, तो इसमें ऑल ऑफ दी अबव आ जाती है। क्योंकि डिस्थामिया में क्या हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना, लाइफ के प्रति हमारी एक तरह का नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है, हम उल्टा ही सोचने लग जाते हैं कि क्या करेंगे, ये वो उल्टे विचार आना दिमाग में हो जाते हैं, सेल्फ एस्टीम हमारी कम हो जाती है ना, अपने जो हमारी महत्वाकांक्षाएं होती है वो भी कम हो जाती है ना, अपने बारे में हमारी क्या थिंकिंग है वो भी सब कम हो जाती है। तो इससे साथ साथ आपको और भी बहुत सारे यहाँ से पता होना चाहिए कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी होती है, और एक होती है आपकी डिसलेक्सिया।
अब डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड होती है? रीडिंग से रिलेटेड। अब जब आप रीड कर रहे हो तो आपको रीड करने में दिक्कत आती है, जैसे कि आप डब्ल्यू को एम पढ़ोगे या एम को डब्ल्यू पढ़ोगे तो वो क्या हो गया? डिसलेक्सिया हो गया। सेकंड होती है आपकी डिसग्राफिया। डिसग्राफिया यानी कि अब राइटिंग से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है। अब आप राइट उल्टा कर रहे हो, जैसे आपको डब्ल्यू लिखना था, वुमन लिखना है ना, वुमन लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? वुमन लिख दोगे ना, वुमन। तो ये क्या हो जाएगी? वुमन है ना, तो इस तरह से कुछ भी लिख दोगे तो वो क्या होगी? आपकी राइटिंग से रिलेटेड दिक्कत आ जाती है। फिर आती है आपका एक डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया किससे कैलकुलिया, देखो कैलकुलिया, कैलकुलिया लगा है। कैलकुलिया का मतलब ही क्या होता है? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन किससे रिलेटेड है? मैथ से रिलेटेड है। तो जब आपको मैथ से रिलेटेड दिक्कत आती है तो उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं डिसकैलकुलिया। जैसे कि आप 9 और 6 में कंफ्यूज हो जाएंगे तो वो क्या है? आपकी मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, इस तरह के वर्ड हो सकते हैं। कई लोग 4 को ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख देते हैं, तो वो क्या है? उनकी कैलकुलेशन से रिलेटेड दिक्कत है या डिसकैलकुलिया की उनको दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट अगर मैं और एक बात करूँ तो वो है हमारा डिस्प्रेसिया। अब कौन सा है? डिस्प्रेसिया। एक मिनट, क्या है आपका? डिस्प्रेसिया। ठीक है, डिस्प्रेसिया किससे? ये होती है मोटर स्किल से रिलेटेड। अब लिखने में भी आपको, बोलने में भी आपको, पढ़ने में भी, जब तीनों चीज़ में आपको दिक्कत आती है तो उसको क्या कहते हैं? डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। एक आता है डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया, ठीक है, मॉर्फिया। मॉर्फिया इसका मतलब होता है मेंटली इलनेस। अब दिमागी तौर पर आप क्या करोगे? उल्टे विचार आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। अब बॉडी के साथ आपका दिमाग का कोरिलेशन सही नहीं बैठेगा। ठीक है, एक आती है आपकी इसके बाद अफेजिया। ठीक है, ये तो कॉमन सी चीज़ है, ये आप लोगों को पता होगा। अफेजिया, ये अफेजिया क्या होता है? इसमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है। हम अपने विचारों को नहीं प्रकट कर सकते, हमें बोलने में दिक्कत आ जाती है ना, हम अटक अटक के बोलना शुरू कर देते हैं। फिर है डिस्थामिया। डिस्थामिया अभी मैंने आपको थोड़ी अभी ही एक्सप्लेन किया है। फिर आता है एक डिस्टोपिया। कौन सा आता है? डिस्टोपिया। डिस्टोपिया, इसमें भी दिमाग में बुरे विचार आते हैं, मतलब जैसे कि आपके अंदर टेंडेंसी आ जाएगी कि हमने नहीं जीना है, इस तरह की चीज़ें आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। अब है डिसफेसिया। अब कौन सी है? एक आपकी डिसफेसिया, PHASIA वाला। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है? इसमें भी आपको लैंग्वेज रिलेटेड दिक्कत आ जाती है। एक आता है आपका एलेक्सिया। एलेक्सिया कौन सी डिजीज है आपकी? अनेबल्स टू रिकॉग्नाइज और रीड राइट वर्ड और लेटर। इसमें हम पहचान ही नहीं पाएंगे, शब्दों को भी नहीं पहचान पाएंगे, है ना, उन वर्ड को भी नहीं पहचान पाएंगे, लेटर्स को भी नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, और इसके साथ एक आती है आपकी ऑटिस्टिक। कौन सी डिजीज? एक आती है एनेबिलिटी डिस ऑटिस्टिक। ऑटिस्टिक के अंदर क्या हो जाता है? आपका सोशल स्पीच प्रॉब्लम हो जाती है कि सोसाइटी में जाके आप 4 लोगों के बीच अच्छे से बोल नहीं पाते हो। ठीक है, तो ये वाली दिक्कत आपके अंदर आ जाती है। एंड एक क्या हो जाता है? एक आता है ऑर्थोपेडिकली। ऑर्थोपेडिकली का मतलब होता है बोन से रिलेटेड। ऑर्थो का मतलब ही बोन होता है। ठीक है, ऑर्थोपेडिकली, तो ये किससे रिलेटेड होती है? बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। एक मैंने आपको स्काइजोफ्रेनिया भी करवाया था जब हमने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात की थी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में यहाँ से पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड। सीखने का चित्रमय निरूपण कहलाता है लर्निंग एक्टिविटी, लर्निंग कर्व, लर्निंग आउटकम, ऑल ऑफ दिस। अब इसका हमने पहले ही पढ़ा था कि जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लर्निंग कर्व, यानी कि सीखने की अवस्था। इसमें हमने इस तरह का एक ग्राफ बनाया था। हमने बात की थी एक स्ट्रेट ग्राफ होता है, फिर हमने एक कनकेव की बात की थी, और एक हमने कन्वेक्स की बात की थी, और एक हमने मिक्स्ड टाइप की बात की। तो 4 तरह की ग्राफ की मैंने इसमें आपसे बात की थी। ठीक है, तो हमारा जो मैक्सिमम हम लर्निंग का ग्राफ रहता है वो हमारा मिक्स टाइप का रहता है, क्योंकि हमारी लर्निंग कभी ऊपर चलती है, कभी थोड़े टाइम बाद वो प्लेट्यू पे जाके रुक जाती है, तो कभी वो वापस डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक इज रिटन बाय। अब कंडीशन ऑफ लर्निंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कंडीशन ऑफ लर्निंग के बारे में। तो कंडीशन ऑफ लर्निंग की बुक किसने लिखी है? इसके बारे में मैंने आपको एक डिटेल में भी पढ़ाया था, जिसमें हमने गैनेस की थ्योरी के बारे में पढ़ा था। तो गैने ने ही कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक को लिखा था। तो आपका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा इसमें? गैनेस। तो गैनेस ने कब लिखी थी? ये 1965 में इसको पब्लिश किया था अपनी बुक को, है ना। इन्होंने साथ ही साथ कंडीशन ऑफ लर्निंग की बात की थी, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। हायरार्की इन्होंने एक दी थी, कंडीशन ऑफ
लर्निंग, ठीक है। कंडीशन ऑफ लर्निंग इन्होंने एक हायरार्की दी थी और इस हायरार्की में क्या था, बिहेवियर एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट इन्होंने लिए थे। तो आपको ये दोनों ही एस्पेक्ट का पता होना चाहिए कि जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है और जो बिहेवियर एस्पेक्ट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। ये भी मैंने आपको डायग्राम के थ्रू उस दिन अच्छे से समझाया था, बट फिर भी अगर आपको इसमें डाउट है तो मैं आपको एक बार फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ। इसके अंदर हमारी क्या आती थी, बिहेवियर एस्पेक्ट के अंदर हमारे सिग्नल लर्निंग आती थी, है ना। SR रिस्पॉन्स मतलब कि स्टिमुली रिस्पॉन्ड लर्निंग आती थी, चेनिंग आती थी, वर्बल एसोसिएशन आती थी। अगर हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर हमारी मल्टी डिस्क्रिमिनेशन आ जाती थी, कंसेप्ट लर्निंग आ जाती थी, रूल लर्निंग आ जाती थी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती थी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ क्या थी, हमारी सबसे हाईएस्ट हायरार्की थी इनकी लर्निंग की थ्योरी में, यानी कि इनके कंडीशन ऑफ लर्निंग में। तो इन्होंने हायरार्की में प्रॉब्लम सॉल्विंग को सबसे ऊपर रखा था। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो सबसे पहले संकेत अधिगम आता है, फिर उद्दीपन आता है, फिर श्रृंखला यानी कि चेनिंग आता है, फिर वर्बल एसोसिएशन यानी कि शाब्दिक साहचर्य आता है। नेक्स्ट विभेदी अधिगम आता है कि इसमें हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, फिर है प्रत्यय अधिगम यानी कि कंसेप्ट लर्निंग आता है, फिर आता है रूल लर्निंग, फिर हम सिद्धांत को समझते हैं एंड लास्ट में जाके हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यानी कि समस्या समाधान करते हैं। तो ये मैंने पूरा आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू उस दिन समझाया था अच्छे से। अगर आपको और अच्छे से डिटेल में चाहिए तो आप पिछली वीडियोस में जाकर इसको देख सकते हैं, बट मैंने फिर भी यहाँ पर कोशिश की है कि पूरा यहीं पर ही कंसेप्ट आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट है ब्लूम लेसन प्लान इज बेस्ड ऑन। अब जो बेंजामिन ब्लूम थे उनकी जो पाठ योजना है वो किस पर आधारित थी। फर्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव, सेकंड है कंटेंट, थर्ड है प्रेजेंटेशन, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। अगर हम ब्लूम की बात करें तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी, तो इनकी जो लेसन प्लान बेस्ड होता था वो किसके ऊपर बेस्ड था, तो वो बेस्ड होता था आपके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। इसके साथ साथ अगर बेंजामिन ब्लूम की हम बात करें तो ब्लूम टेक्सोनॉमी कॉग्निटिव डोमेन पर बहुत ज़्यादा फोकस करती थी, ठीक है, मेंटल एबिलिटीज़ के ऊपर। इन्होंने 1956 में एक टेक्सोनॉमी दी थी, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने एक हायरार्की दी थी जिसके अंदर इन्होंने सबसे जो बेस कहा था, बेस किसको कहा था इन्होंने, नॉलेज को। नॉलेज के बाद इन्होंने कॉम्प्रिहेंशन लिया था, कॉम्प्रिहेंशन के बाद इन्होंने एप्लीकेशन लिया था, एप्लीकेशन के बाद इन्होंने एनालिसिस लिया था, एनालिसिस के बाद इन्होंने सिंथेसिस लिया था और सिंथेसिस के बाद इन्होंने इवेल्युएशन लिया था, ठीक है। इसके बारे में इन्होंने बात की थी। लोअर ऑर्डर इनके एप्लीकेशन तक आ जाते थे, लोअर ऑर्डर एप्लीकेशन तक थे, और एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन ये किसके अंदर आते थे, हायर ऑर्डर के अंदर आते थे, ठीक है। ये भी इनका क्या था। इसके बाद इसको 2001 में रिवाइज किया गया था जिसमें कि इसको अपोजिट ले लिया गया था। सबसे पहले रिमेंबरिंग आ गया था, फिर अंडरस्टैंडिंग आ गया था, फिर अप्लाई, एनालिसिस, फिर उसके बाद इवेल्युएशन, सिंथेसिस एंड फिर क्रिएट, लास्ट में इनका क्रिएट आ गया था। ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे कि नॉलेज के अंदर क्या होगा, नॉलेज के अंदर क्या है, पहले हम रट्टा लगाते हैं, याद करते हैं चीज़ों को, फिर हम उसके बाद कॉम्प्रिहेंज करते हैं यानी कि समझ के साथ उस चीज़ को लिखते हैं, फिर हम उसके बाद हम इसको अप्लाई करते हैं यानी कि क्वेश्चन आंसर को हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर कैसे देना है, फिर हम एनालिसिस करते हैं कि हमने आंसर सही दिया कि गलत दिया, ठीक है। फिर है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब है कि उसको अब जोड़ना है, सही गलत जो किया था उसमें अब अपने आप को मार्क्स देने हैं कि हमने 4 क्वेश्चन सही किए थे तो 4 मार्क्स इसमें आ जाएंगे, गलत किए थे तो 2 मार्क्स इसमें से लेस कर देंगे, ठीक है। फिर वो इवैल्यूएशन में आ जाता है, लास्ट इवैल्यूएट करना है। आई थिंक आपको पूरा थोड़ा बहुत कंसेप्ट तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लर्निंग डोमेन इज रिलेटेड टू, अधिगम डोमेन किससे संबंध रखता है। फर्स्ट है अफेक्टिव डोमेन, सेकंड है साइकोमोटर डोमेन, थर्ड है कॉग्निटिव डोमेन, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जब हमने इसकी बात की थी तो हमने इससे मोस्टली क्या बात की थी, जो लर्निंग डोमेन है वो किससे संबंधित है, वो हमारा तीनों से संबंधित होता है, बट बेसिकली जो हम बात करते हैं उसमें कॉग्निटिव डोमेन को ले लेते हैं, बट इन्होंने साइकोमोटर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन की भी बात की थी ब्लूम ने। और इसके साथ साथ यही हमारे लर्निंग डोमेन होते हैं। पहले हमें अपने मेंटल लेवल का पता होना चाहिए, फिर उसके बाद अपनी स्किल्स का पता होना चाहिए, उसके बाद हमारे अफेक्शंस का भी पता होना चाहिए कि एटीट्यूड कैसा है ना। एटीट्यूड का मतलब होता है कि पॉइंट ऑफ व्यू, कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है किसी चीज़ को लेके, हम एक सही तरीके से सोच रहे हैं, नेगेटिव तरीके से चीज़ों को सोचते हैं। तो वो सारी चीज़ें देखी जाती है लर्निंग के अंदर। नेक्स्ट है आपका इन गेने हायरार्की ऑफ लर्निंग विच टाइप ऑफ लर्निंग इमीडिएटली प्रिसीड रूल लर्निंग। अच्छा, सीखने के पदानुक्रम में किस प्रकार का सिद्धांत तुरंत नियम सीखने से पहले आता है। अब आपने मुझे ये बताना है कि नियम सीखने से पहले कौन सा आता है।
हमने इसकी बात की थी, इनकी जब हम थ्योरी की बात की थी तो मैंने आपको क्या बताया था, इन्होंने एक हायरार्की दी थी, ठीक है? हायरार्की में पहले इन्होंने दी थी सिंगल लर्निंग, यानी कि बेस इनका क्या था, सिंगल लर्निंग। सिंगल लर्निंग का मतलब क्या था, सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग की क्या बात की थी इन्होंने, संकेत अधिगम। फिर इन्होंने स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स की बात की थी, उद्दीपन की बात की थी, इसको उद्दीपन कहते हैं। फिर इन्होंने उसके बाद चेनिंग की बात की थी, यानी कि श्रृंखला की बात की थी ना, श्रृंखला की बात की थी। फिर नेक्स्ट अगर हम थोड़ा ऊपर जाए तो इन्होंने वर्बल एसोसिएशन की बात की थी, यानी कि शाब्दिक सहचार्यता की बात की थी। फिर इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की बात की थी, यानी कि विभेदी की। फिर इन्होंने कंसेप्ट लर्निंग की बात की थी, प्रत्यय अधिगम की। और फिर इन्होंने रूल लर्निंग की बात की थी, सिद्धांत की। और लास्ट में इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान की बात की थी। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमने बताना है कि रूल लर्निंग से पहले हमारी कौन सी लर्निंग आती है। तो रूल लर्निंग से पहले हमारी कंसेप्ट लर्निंग आती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग हमारी एंड आ जाती है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान। डिस्क्रिमिनेटिंग लर्निंग जो है हमारी, डिस्क्रिमिनेटिंग लर्निंग हमारी आ जाती है फिफ्थ नंबर पे, ठीक है? फिर हमारी चेन लर्निंग हमारी थर्ड नंबर पे आती है। देखो चेन लर्निंग जो है वो बिहेवियर एस्पेक्ट है, बट जो हमारी डिस्क्रिमिनेशन, कंसेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है, ये हमारी कग्निटिव एस्पेक्ट है, ठीक है? तो यहाँ से आपका ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसी के साथ आपका जो लर्नर और लर्निंग रिलेटेड कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। इसमें मेरा आपका एक बचा था, वो था लर्निंग डिसेबिलिटी, जो कि आज मैंने कंप्लीट कर दिया है कि आपकी कौन कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती है। तो उससे रिलेटेड भी आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में कि कौन कौन सी आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। अब हम नेक्स्ट जो मैं आपके लिए बात करूँगी तो उसमें मैं आपके लिए बताऊँगी लर्निंग थ्योरीज़ के बारे में। लर्निंग थ्योरीज़ जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, जहाँ पर हम हर एक फादर्स की बात करेंगे कि किस चीज़ का फादर कौन है, ठीक है? साइकोलॉजी के अंदर। और इसके साथ-साथ जो डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछते हैं, उससे रिलेटेड भी एक वीडियो मैं आपके लिए सेपरेट बनाऊँगी। बट पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। क्योंकि जो थिंकर्स होते हैं या आपके साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उससे डायरेक्ट आपके लिए 1 या 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन जाता है, या डायरेक्ट किसी के फादर को पूछ लिया, तो वो भी आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसके लिए मैं आपके लिए तभी एक वीडियो अपलोड करूँगी जब आपका एग्ज़ाम आने वाला होगा, क्योंकि फिर आपका क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रहेगी चीज़ें, क्योंकि जब हम उसी टाइम पे कुछ चीज़ें पढ़ते हैं तो वो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहती है, तो एग्ज़ाम में आप उसको ईज़िली रिकॉल कर सकते हो बाद में। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।